हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट राजवंशों को देखेंगे और उन्हें ब्रीफ में देखेंगे किस तरीके से छोटे छोटे राजवंश हैं, उनके संस्थापक कौन हैं और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत की अगर हम सबसे पहले टेन्योर की बात करते हैं कि प्राचीन भारत कहाँ तक, तो 712 एडी के पहले का जो इतिहास है ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद 712 से हम 1707 तक जाएंगे तो मध्यकालीन भारत, और तीसरा 1707 के बाद में आधुनिक भारत रहेगा। 712 को हम एक टाइमलाइन मान के चल सकते हैं कि इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आपकी प्राचीन भारत के अंतर्गत आती हैं। अब प्राचीन भारत में हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगर हम बात करेंगे तो आएगा हमारा वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल, और इसके बाद जो इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है महाजनपद काल का। और उस महाजनपद काल में हम अलग अलग राजवंशों को देखेंगे, और उन 16 महाजनपदों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हम मगध की बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो मगध महाजनपद है। और इसकी ही बात क्यों कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, मगध के उत्कर्ष के कारण आखिर कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासन की व्यवस्था के रूप में हम मगध को देखते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लोकेशन इस तरीके की थी कि ये सुरक्षा से था, दूसरा हम कह सकते हैं कि नदियां थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, यहाँ पर खनिज अयस्क में लोहे के अयस्क जो है वो काफी पाए गए, और यहाँ के जो शासक थे वो बड़े शक्तिशाली थे। तो इन सब कारणों से मगध का ही सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ है। मगध में जब हम राजवंशों को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले वंश को जब हम देखते हैं तो वो होता है हर्यक वंश। हालांकि कुछ किताबों में आपको अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो बृहद्रथ वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, बट उससे आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये जो हर्यक वंश है इसी का दूसरा नाम है पितृहंता वंश। और पितृहंता का मीनिंग होता है बेटा पिता की हत्या करने वाले शासक। तो इस वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, ये काफी महत्वपूर्ण शासक हैं। और इनका जो बेटा था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार की हत्या करके अपनी गद्दी जो है प्राप्त की थी। अजातशत्रु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुई है, तो अजातशत्रु के समय में हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है इसके बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका बेटा उदयन आता है जो कि इनकी हत्या करके शासक बनता है, और इन्होंने पाटलिपुत्र या फिर पटना जिसे हम वर्तमान में कहते हैं इसकी स्थापना की थी। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, और गंगा यमुना जो दोआब रीजन है उसमें ये की गई थी। इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक है। अंतिम शासक नागदशक है जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है, और इसी वंश को हम नागवंश या शिशुनाग वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके संस्थापक हैं और महत्वपूर्ण शासक हैं शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद में इनका बेटा कालाशोक आता है, और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति संचालित हुई है। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के समय में हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो वंश आएगा वो नंद वंश आएगा, और नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो महापदम नंद हैं। महापदम नंद ने एक उपाधि ली थी सर्व क्षत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले। ठीक है। इसके बाद में
इनका बेटा धनानंद, और इसे कई बार धनानंद भी बोलते हैं, ये आता है, ये इस वंश का अंतिम शासक है। और इन्हीं के समकालीन अगर हम बात करते हैं तो समकालीन शासकों में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर या सिकंदर इनके समकालीन था, और इनके बारे में कहानी है कि सिकंदर का आक्रमण इनके समय में हो रहा था, जिस आक्रमण के कारण आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा था कि एक आप समूह तैयार करिए और सारे राजाओं को मिलाकर सिकंदर या अलेक्जेंडर के विरुद्ध आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने धनानंद ने आचार्य चाणक्य जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बुक जो है, ठीक है, अर्थशास्त्र है, उनकी बेइज्जती कर दी। फाइनली आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो यहां से आप मौर्य वंश देखते हैं। भारत के इतिहास में ये पहले राष्ट्रीय शासक हैं और काफी महत्वपूर्ण शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बारे में आप ऐसे समझिए, यहाँ है बिंबिसार और ये है बिंदुसार, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु, नॉट चंद्र बिंब, मिक्स मत करिएगा। तो चंद्र बिंदु जो है वो मौर्य वंश के, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में हम देखते हैं इनके पुत्र अशोक आते हैं जो कि महान शासक है, और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो इनके समय में हुई थी। तो इस तरीके से हमने प्रथम बौद्ध संगीति देख ली, द्वितीय भी देख ली और तीसरी बौद्ध संगीति देख ली। और अशोक जो है इस वंश के सबसे महान शासक थे, और इस वंश के अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ हैं, जिनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी, और ये यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इनके द्वारा इस वंश, ठीक है, इनकी हत्या कर दी जाएगी बृहद्रथ की, और ये क्या करेंगे, पूरा नाम था इनका पुष्यमित्र शुंग, तो ये शुंग वंश की स्थापना करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे शुंग वंश की। तो मैंने आपको बताया था कि शुंग वंश जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था। किसकी हत्या की थी इन्होंने? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की। बेसिकली ये क्या थे, उनके सेनापति थे, और उसके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीएससी ने पूछा था यहाँ पे कि इनके आचार्य या इनके राजकवि कहे या मैंने पंडित जी कहे, तो ये पतंजलि थे। इसमें कुछ और उन्होंने दे दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने पतंजलि को हम योग गुरु के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं योग दर्शन। भारतीय इतिहास में हम 6 दर्शनों को पढ़ते हैं। उन 6 दर्शनों में योग दर्शन जो है वो पतंजलि का है। अन्य 5 दर्शनों की बात हम अलग से करेंगे। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग के बाद इनके बेटे अग्निमित्र आते हैं। और अगर आपने सुना हो कि कालिदास की एक बुक है मालविकाग्निमित्रम, तो अग्निमित्र और मालविका के बीच की ये प्रेम कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट वंश है काण्ववंश। काण्ववंश के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक और यहां से कनेक्ट करते हुए आपको याद रखना है कि चौहान वंश जो है, जिस वंश से संबंधित पृथ्वीराज चौहान थे, उसके संस्थापक भी वासुदेव थे। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है। इसके बाद कर्ण वंश के बाद में आता है सातवाहन। तो 7 से सातवाहन और 7 से सिमुक। तो सिमुक जो है वो इस वंश के संस्थापक है। और इस वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन शासकों के साथ में आगे चल के इनकी माता के नाम भी आप लिखते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी आपने साउथ की मूवी भी देखी होगी, तो ये सातवाहन वंश वाले लिखते थे। उसके बाद हम आते हैं तो कुषाण वंश पर आएंगे। कुषाण वंश, इसके संस्थापक हैं कुजुल कटफिसस, और इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक में हम देखेंगे कनिष्क। अगर हम इन्हें देखें तो चौथी जो बौद्ध संगीति है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क के समय में हुई थी। तो हमने 4 बौद्ध संगीति देखी। पहली अजातशत्रु,
दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी जो है वो कनिष्क के समय में है। कनिष्क जो है बौद्ध में भी ये महायान शाखा से संबंधित थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे भी अच्छे से याद रखें। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, जिसमें से महायान से संबंधित थे कनिष्क, और कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है बेटा? तो शक संवत जो 78 एडी से स्टार्ट हुआ है उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त हैं, लेकिन इसके बाद घटोत्कच आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में हम चंद्रगुप्त प्रथम को लेते। ये काफी महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्हीं ने ही गुप्त संवत की स्टार्ट किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में गुप्त संवत पूछा जाता है तो 319 एडी का है ये गुप्त संवत, और ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देखेंगे, उसके बाद कुमारगुप्त को देखेंगे, स्कंदगुप्त को देखेंगे, लेकिन हमें अंतिम शासक से मतलब है तो ये होते हैं विष्णुगुप्त। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण वंश ने चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो गुप्त वंश में चलाए गए थे। और गुप्त वंश में सबसे कम सोने के सिक्के जो थे या सर्वाधिक मिलावट वाले जो सिक्के थे वो विष्णुगुप्त के समय में थे। कुछ बुक में आपको स्कंदगुप्त मिलेगा जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने गुप्त देख लिया। अब हम गुप्तोत्तर काल में जब आते हैं, लेटर गुप्त में देखेंगे तो एक पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसी को हम वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम प्रभाकर वर्धन को देखते हैं। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और इनकी बेटी थी राजश्री। और हर्षवर्धन जो है इनके समय में हर्ष संवत की शुरुआत होती है, और इन्हीं के समय में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री जो है वो भारत का भ्रमण करते हैं। और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनके समय में 5वीं और 6वीं जो बौद्ध संगीति है वो हुई है, तथा ये भी महायान शाखा से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों को देखा। सबसे पहले हमने आपसे बात की थी कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, फिर बौद्ध और जैन धर्म, फिर हम देखते हैं महाजनपद। महाजनपद में भी हमने आपको बताया था कि मगध क्यों सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, और मगध के बाद में हम अलग अलग राज्यों पर आए तो उनमें हमने सबसे पहले हर्यक देखा। हर्यक के बाद में हम नागवंश या शिशुनाग वंश पर आए, फिर शिशुनाग के बाद में हम नंद वंश, फिर मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त, और गुप्तोत्तर काल में हम छोटे छोटे वंशों को देखेंगे। उनमें एक महत्वपूर्ण वंश है पुष्यभूति या वर्धन वंश। इसके संस्थापक तो पुष्यभूति थे, लेकिन महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन, और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे हर्षवर्धन थे। इनके समय में 606 में हर्ष संवत की शुरुआत की गई थी। थैंक यू वेरी मच।